गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 का चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे और हमने कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स जो था, है ना, वहां तक हमने बात की थी। क्या पढ़ लिया था अपन ने? कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इस टॉपिक के अंदर जो अपन ने पढ़ लिया था वो क्या क्या था कि अगर अपन तीनों स्टेट की बात करें, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो तीनों स्टेट अगर अपन ले रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इनको आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। सॉलिड टू लिक्विड हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नाम दिया था फ्यूजन, FUSION। लिक्विड टू गैस हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नाम दिया था वेपराइजेशन। इसको हम इवापोरेशन नहीं बोल रहे हैं, वेपराइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। गैस टू लिक्विड ला सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। और सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन। और अगर हम पीछे आते हैं गैस टू सॉलिड, तो ये भी सब्लिमेशन होता है, इसको डिपोजिशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना हमने पढ़ रखा था, क्लियर है। तो फ्यूजन is that process in which a particular solid is converted into liquid. Vaporization is that process in which a particular liquid is converted into gas. Condensation is that process in which a particular gas is again converted into liquid. और इसी तरीके से solidification और sublimation है। क्लियर है चीज? अब देखो, अब मान लो कोई सॉलिड है मेरे पास, सपोज, ठीक है, और इस सॉलिड को मुझे बदलना है किसमें? लिक्विड में। तो मुझे यहां क्या देना पड़ेगा? हीट, ठीक है। तो ये जो हीट होती है, द हीट विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। इस हीट को हम क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट। द हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब ये सॉलिड लिक्विड में कब तक रहेगा? जब तक इसके अंदर ये हीट रहेगी। अगर मैं किसी भी तरीके से इसमें से हीट को बाहर कर लेता हूं, है ना, ये जो लेटेंट हीट जो मैंने इसको सप्लाई दी थी, अगर उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये मुझे वापस क्या दे देगा? सॉलिड। क्लियर है। तो अगर सॉलिड टू लिक्विड जाना है, फ्यूजन करना है, और लिक्विड टू सॉलिड आना है, सॉलिडिफिकेशन करना है, तो दोनों में इन्वॉल्वमेंट किसका है? लेटेंट हीट का। एक कंडीशन में मैं हीट सप्लाई दे रहा हूं और दूसरी कंडीशन में मैं हीट को निकाल रहा हूं, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड ले जाने के लिए मैंने हीट दिया, दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड में वापस जाने के लिए मैंने उसी हीट को क्या कर लिया? निकाल लिया। क्लियर है चीज? अब अगर इसी हीट को मैं डेफिनेशन में डाल देता हूं कि व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जहां पर मैं अमाउंट फिक्स कर देता हूं, वहां पर मैं प्रोसेस बता देता हूं, ठीक है। सिंपल हीट की बात कर रहे हैं, कोई सॉलिड मेरे को दे रखा है, बोला कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट करो, तो मैं ये बोल रहा हूं द हीट विच इज गिवन टू दिस सॉलिड फॉर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू व्हाट? लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है चीज? तो जहां लेटेंट हीट ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस हो जाएगा, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, इन सब में हम क्या बोल देंगे? 1 kg सब्सटेंस, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। या इसको दूसरी तरीके से डिफाइन करना तो आप ये बोल दो, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अ पर्टिकुलर सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड व्हाट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? बट वो केजी वाला सिंपल है कि 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है कंप्लीटली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दैट इज कॉल्ड व्हाट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम प्रेशर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है चीज, है ना। इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। सेम, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू गैस at atmospheric pressure without undergoing liquid state is called sublimation। ठीक है, वीडियो को आप रिपीट करके जो भी डेफिनेशंस मैंने बोली है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दी।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसी लेटेंट हीट को मैं अगर निकाल लेता हूं तो मैं गैस को लिक्विड बना सकता हूं, और उसी लेटेंट हीट को मैं निकाल लूं तो लिक्विड को सॉलिड बना सकता हूं, उसी लेटेंट हीट को निकाल लें तो गैस को वापस क्या बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई चीज है ना। अब इसके आगे हम चलते हैं और बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन की। इसको हटाते हैं और बात करते हैं, ठीक है। साथ में आप नोट्स बनाते चले, जो भी बना रहे हैं, तो आपके लिए क्लियर रहेगा, पढ़ना आसान होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखो इसको समझे, डिफरेंस की हम बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया ऐसा, या मैंने 2 कंटेनर ऐसे लिए और दोनों में मैंने पानी भर लिया, ठीक है। अब मुझे इस पानी को गर्म करना है, तो मेरे पास 2 तरीके, ठीक है। पहले वाले कंटेनर को मैंने धूप में ले आकर रख दिया ऐसा, है ना, या सनलाइट में रख दिया, तो लाइट ऐसी आ रही है, सरफेस पे टकरा रही है और धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है। और दूसरी कंडीशन में मैंने कंटेनर को क्या किया, ऐसे गैस पे ले जाकर रख दिया, है ना, मैं हीट देना शुरू कर रहा हूँ, तो नीचे से हीट मिल रही है और पानी गर्म हो रहा है। तो ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों बहुत अलग है। जब आप किसी भी सब्सटेंस को ऊपर से हीट देते हैं और सरफेस के मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, और नीचे का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, है ना, ये इवापोरेशन। ठीक, इस केस में क्या होगा कि जब सनलाइट यहाँ पड़ेगी और यहाँ प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ऊपर की जो लेयर होगी वो धीरे धीरे गर्म होगी, और जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा बॉइलिंग पॉइंट तक, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये इवापोरेट होकर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और इस लेयर के हटते ही एक नई लेयर आ जाएगी, फिर सनलाइट उस लेयर को मिलेगी, उसके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे, वो मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे। तो ऐसे करके लेयर बाय लेयर जो है वो ऊपर की लेयर हटती जाएगी और पानी का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा इवापोरेशन। क्लियर है। यही अगर हम वेपराइजेशन की बात करें तो हीट कहाँ मिल रही है, नीचे के मॉलिक्यूल्स को। अब जब ये नीचे के मॉलिक्यूल्स हटने की कोशिश करेंगे तो ऊपर तो बहुत सारी लेयर रखी हुई है, तो मॉलिक्यूल जा नहीं सकते, तो जो भी हीट इनको मिली है ये हीट सप्लाई दे देंगे किसको, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, धीरे धीरे देते जाएंगे। जब ऊपर वाले की भी लिमिट बढ़ जाएगी और नीचे वाले से वो ले नहीं सकता, तो वो अपनी और ऊपर वाले को देने लगेगा, अपने आप को कम करेगा हीट में और फिर नीचे से लेने लगेगा। तो ऐसे करते करते नीचे से लेकर हीट कहां तक बढ़ जाएगी, ऊपर की सरफेस तक, और फिर सारे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और फिर सब धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, वेपर्स बनके भाप बनके बाहर होने लगेंगे। इस प्रोसेस को बोल दिया क्या, वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को बोल दिया क्या, इवापोरेशन। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। डिफरेंसेस की बात करें तो वेपराइजेशन में क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ बल्क फिनोमिना, है ना। वेपराइजेशन क्या होता है, बल्क फिनोमिनन होता है। बल्क मतलब क्या, पूरे में होने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, सिर्फ नीचे हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर एक साथ बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं, तो उसको क्या बोल दिया, वेपराइजेशन। और दूसरी चीज है कि इट अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। ये कहां होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। पूरा का पूरा पानी जो होगा उसमें सारे मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट पे होंगे, आप किसी को भी छुओगे आप जल जाओगे। लेकिन बाल्टी में रखा हुआ, धूप में रखा हुआ पानी इतना गर्म नहीं हो पाता है कि आप उसमें हाथ डालो तो जल जाओ, बिकॉज उसमें सिर्फ ऊपर के मॉलिक्यूल ऐसे जिनका टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहां अगर बात करें इसकी, तो फर्स्ट क्या है कि इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस पे होने वाले फिनोमिना को क्या बोल दिया, इवापोरेशन। एंड इट अकर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा। तो ये दो बेसिक से डिफरेंस है, ये आप याद रखें। जो बल्क में होता है और बॉइलिंग पॉइंट पे होता है वो वेपराइजेशन हो गया, जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे और सिर्फ सरफेस पे होता है वो इवापोरेशन हो गया। क्लियर है चीज। तो जो नदी वगैरह में से या वाटर बॉडीज में जो पानी निकल रहा है वो कौन सी प्रोसेस है, वो इवापोरेशन है। घर में जो हम गैस पे पानी गर्म कर रहे हैं या कोई लिक्विड गर्म कर रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस है, दैट इज वेपराइजेशन। क्लियर है चीज, ठीक है। अब यहां बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन।
है ना, इवोपरेशन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट करने का मतलब है कि किस फैक्टर की वजह से इवोपरेशन की प्रोसेस तेज हो सकती है या किस फैक्टर की वजह से इवोपरेशन की प्रोसेस स्लो हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो हो गई क्या, सरफेस एरिया। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इवोपरेशन की प्रोसेस उतनी ज्यादा होगी। हम क्या बोल रहे हैं कि इवोपरेशन वो है जिसमें ऊपर से हीट मिल रही है। तो अगर मैं एक पानी को एक ग्लास में भर के रखता हूं और उतने ही पानी को एक थाली में भर के रखता हूं, प्लेट में भर के रखता हूं, तो प्लेट वाला पानी जल्दी इवोपरेट होगा। क्यों? बिकॉज उसका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, ज्यादा लाइट उसके ऊपर आ सकती है। ग्लास का सरफेस एरिया छोटा है, थोड़ी लाइट जाएगी, बाकी सारा पानी नीचे रखा हुआ है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन फर्स्ट पॉइंट में, मोर सरफेस एरिया मोर विल बी द इवोपोरेशन। ठीक है, दूसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर, है ना। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। गर्मी के टाइम पे इवोपरेशन ज्यादा है बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा है, ठंड में इवोपरेशन कम है बिकॉज टेम्परेचर कम है। सिंपल सा फंडा है। तो हाई टेम्परेचर कॉज करेगा हाई इवोपोरेशन। इसको पूरा लिख लेते हैं, हाई टेम्परेचर कॉजेस हाई इवोपोरेशन। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर की अपन बात करें तो थर्ड फैक्टर में हो गया विंड स्पीड, है ना, हवा की स्पीड। अब जैसे आपने, वैसे बारिश का मौसम चल रहा है और धूप ज्यादा नहीं आती है, तो भी अगर हम गीले कपड़े को छत पे सुखाएंगे तो क्या होगा, जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि धूप नहीं है तो सूखते नहीं है। वो क्यों? बिकॉज हवा जब तेज होती है, ठीक है, हवा जब तेज चलती है तो जैसे ये वाटर बॉडी है ना, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसका इवोपरेशन होना है। ठीक है, और हवा तेज चल रही है ऐसी, तो यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स होगी, ठीक है, हवा इन वाटर वेपर्स को हटा देगी और जो सनलाइट है वो सीधे कहाँ आ सकती है, पानी के सरफेस पे, और इवोपरेशन बढ़ जाएगा। अगर हवा कम होगी तो वाटर वेपर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहले सनलाइट को यहाँ से वाटर वेपर को इवोपरेट करना होगा और बाद में फिर पानी इवोपरेट होगा। तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। मोर द विंड स्पीड मोर विल बी द इवोपोरेशन। ठीक है ना। इसके बाद एक फैक्टर और है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पानी, जैसे अभी हमने बोला ये वाटर बॉडी थी, ठीक है, और जैसे नदी वगैरह कुछ हो गई और इसके आसपास जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर वेपर्स, वो ज्यादा है, ये वाटर वेपर्स। तो ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, वाटर वेपर या फिर ह्यूमिडिटी। अब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो पहले इवोपरेशन के टाइम पर हीट को इस ह्यूमिडिटी को इवोपरेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और फिर पानी तक अप्रोच आएगी। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो सनलाइट सीधे आकर वाटर बॉडी से क्या कर सकती है, पानी इवोपरेट। तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवोपरेशन। क्या हो गया, मोर द ह्यूमिडिटी मोर विल बी द इवोपोरेशन। क्लियर है। तो हमने आज की क्लास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात की। लेटेंट हीट क्या होती है वो देखी, उसकी डेफिनेशन मैंने वीडियोस में बोली हुई है, आप वीडियोस को पॉज करके रिपीट पे प्ले करके वहां से डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। दूसरा हमने बोला वेपराइजेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस, जो प्रोसेस बल्क में होती है और बॉइलिंग पॉइंट पे होती है वो वेपराइजेशन हो गई, ठीक है। जो प्रोसेस सरफेस पे होती है और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होती है उसको इवापोरेशन बोल दिया। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इवापोरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो 4 फैक्टर हैं, पहला सरफेस एरिया, दूसरा विंड स्पीड, तीसरा टेम्परेचर और चौथा ह्यूमिडिटी। जिसमें से 3 फैक्टर में हमेशा इवापोरेशन बढ़ने के साथ बढ़ता है, सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ इवापोरेशन कम होता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी इवापोरेशन बढ़ेगा, सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन कम होगा। क्लियर है। तो आप इतना नोट करके रखें। इसके बाद हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत चीजें बचती हैं, जिसमें जैसे कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हो गए कि व्हाई कॉटन क्लॉथ इज वेयर इन समर,
समर में हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, डेजर्ट कूलर को समर में क्यों यूज़ किया जाता है, अगर कोई डाइवर स्विमिंग पूल में डाइव मारता है तो उसके लिए पानी को तोड़कर अंदर जाना बहुत आसान होता है, व्हाट इज द रीज़न, ठीक है। अगर कोई वुडन ब्लॉक अगर हमको तोड़ना है तो कराटे एक्सपर्ट चाहिए, ऐसा क्यों। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो भी इस चैप्टर से बचा हुआ है उसको भी हम डील करेंगे। क्लियर है चीज़, इतना आप कर रखें, ठीक है। थैंक यू।